हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 21, वो होने वाला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, यानी आज के लेक्चर में हम अपना चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फुल फ्लैज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर हम बनाएंगे अपना फर्म का रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म का रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए कुछ मिनी कंसेप्ट्स का भी पता होना जरूरी है, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। जैसे रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। हमने देखा कि अगर हमारे पास गुडविल अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, अगर हमें किसी भी प्रकार के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स या लॉसेज अगर दिखाई देते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट और उसके कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था ना। अब हम प्रिपेयर हो चुके हैं कि हम फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो जनरली एग्जाम में बोलते हैं ना 4 to 6 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ फुल फ्लैजेस क्वेश्चन में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। इसलिए आज का क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा बेस जो होने वाला है, वो होने वाला है ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जिससे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सके तो आप इन्हें इजी तरीके से कर सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आपको अपनी स्क्रीन में बेटा क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा होगा, जहां पर आपको अपना रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यानी एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बेटा ऑलरेडी मैंने इसके आंसर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं, तो मैं इनके आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। बाकी आप घर में जाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप इन टॉपिक्स के अंदर प्रो होते चले जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है बेटा, जहाँ पे लिखा है कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर्स हैं, जो कि अपने फर्म के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, वो करते हैं 4:3 में। यानी फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है, इसको ये 4:3 के रेशो में शेयर करते हैं, यानी 4/7 एंड 3/7 के शेयर में ये शेयर करते हैं। कह रहे हैं बैलेंस शीट जो दे रखी है फर्म की, वो दे रखी है 31 मार्च 2016 की, जो स्टूड है इस तरीके से, यानी 31 मार्च 2016 को इन्होंने बैलेंस शीट प्रोवाइड करके दे रखी है। ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा? ओल्ड बैलेंस शीट। और हमें रिकंस्टिट्यूशन के दिन एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो यहाँ लायबिलिटी साइड आपको सन्डी क्रेडिटर 28,000 प्रोवाइड कर रखा है। सन्डी क्रेडिटर मुझे लगता है सबको पता है, ये वो सप्लायर्स हैं जिनसे हमने गुड्स तो खरीदा है, बट स्टिल इन्हें अभी भी पेमेंट करनी बाकी है, क्योंकि हमने जब इनसे गुड्स खरीदे थे तो इनको पेमेंट नहीं करी थी। दैट्स वाई हमारी करंट लायबिलिटी है, इसलिए आपको लायबिलिटी साइड से हो रहा है 28,000। हमारे पास एक रिजर्व भी है जो कि 42,000 का है। अब बेटा देखो, बताया नहीं कि ये रिजर्व जनरल रिजर्व है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो जब ना बताया जाए और सिंपल रिजर्व लिखा रहे, तो आप इसे जनरल रिजर्व मानेंगे। ओके, कैपिटल अकाउंट आपको ए और बी का दिया है बेटा 2,40,000 एंड 1,20,000, टोटल करके बाहर आपको दिया है 3,60,000। एसेट साइड में आपके पास कैश अवेलेबल है बेटा 20,000, सन्डी डेटर आपके पास अवेलेबल है 1,20,000, स्टॉक आपके पास अवेलेबल है 1,40,000 और फिक्स एसेट आपके पास अवेलेबल है 1,50,000। दोनों साइड से इन्होंने बैलेंस शीट का टोटल आपको करके दिया है। ऑब्वियसली बात है, बैलेंस शीट की बोथ साइड इक्वल होती है, तो इन्होंने टोटल करके दिया 4,30,4,30,। नाउ दे विल गिवन यू एडिशनल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, यानी 1 अप्रैल 2016 को, दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहले इनका रेशियो बेटा 4:3 था, बट अब ये डिसाइड कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को कि हम अपना रेशियो क्या कर देंगे 2:1। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर पार्टनर आपस में ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो फर्म में रिकंस्टिट्यूशन आ जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और अब आज 1 अप्रैल 2016 से
न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। फर्म विल रिमेन सेम, फर्म चेंज नहीं होगी, बट इनके बीच का जो एग्रीमेंट है, इनके बीच की जो पार्टनरशिप है वो चेंज हो रही है। तो जिस भी दिन ये ऐसा करते हैं उस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमें स्पेशल अकाउंटिंग करनी पड़ती है, लाइक हमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अपनी फर्म की एक न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, जिसके लिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फॉर दिस पर्पस दे डिसाइड दैट, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, आप रेशियो चेंज कर रहे हो, आपकी ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो रही है 1 अप्रैल 2016 को और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है। तो इस पर्पस के लिए इन्होंने बोला है कि जो आपके फिक्स एसेट्स है वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं 10% से। ठीक है, फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय का मतलब है से। ठीक है ना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आओ बेटा। ठीक है, तो फिक्स एसेट आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, कितने परसेंट से? 10% से। तो आपको 1,50,000 का 10% निकालना है, जो कि 15,000 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका फिक्स एसेट 15,000 से डाउन हो रहा है, तो ये आपको नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को आप कहाँ शो करोगे? अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रोविजन आपको बनाना है 6% का, मेड ऑन सन्डे डेटर फॉर डाउटफुल डेट। बेटा हमने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में, ये हमारा जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था वहां पर भी हमने देखा था कि संडे डेटर में अगर बैड डेट आ जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाए, तो उनके कैसे कैसे ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास आप जरूर पढ़कर आइए बेटा, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा भी था कि अगर हमें कोई प्रोविजन दिया है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ प्रोविजन आपको 6% के लिए बनाने के लिए बोला जा रहा है संडे डेटर के ऊपर एज अ डाउटफुल डेट, क्योंकि आपको अपने डेटर पे शक हो रहा है कि शायद 6% के डेटर ऐसे होंगे जो हमें फ्यूचर में पैसे नहीं देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 6% का जो आप अपने डेटर के ऊपर प्रोविजन बना रहे हो फॉर डाउटफुल डेट, ये 6% और किसी पे नहीं, जो ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर दिए हैं उसी पे बनेगा। तो आपको 1,20,000 का 6% फाइंड आउट करना है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रोविजन बना रहे हो फॉर डाउटफुल डेट, आपको शक हो रहा है अपने डेटर्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं प्रोविजन बनाते साथ ही बिजनेस की एक लायबिलिटी निकल कर आ गई कि इस पैसे को बिजनेस अब कहीं और यूज नहीं करेगा। कल के दिन जब डेटर्स आपके बैड डेट्स बन जाएंगे, तो तब इस प्रोविजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रोविजन जब भी बोलते हैं ना बिजनेस मेंटेन करती है बेटा, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होती है। और अगर यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है प्रोविजन के नाम से, तो यहाँ पे बिजनेस को क्या हो रहा है? नुकसान। अब इस नुकसान को कहाँ दिखाया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, चलो नेक्स्ट है कि आपका जो स्टॉक वैल्यूड हो रहा है वो एट कहाँ तक हो रहा है वैल्यूड? 1,90,000 तक हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा स्टॉक पहले कितना था। तो आपका स्टॉक पहले 1,40,000 था बेटा, पर अब कितना हो गया? 1,90,000 हो गया। ओके, तो आपका स्टॉक 50,000 से बढ़ गया है, तो आपको ऐसे में फायदा हो गया, क्योंकि स्टॉक आपका क्या है बेटा? एसेट है, करंट एसेट होता है स्टॉक। तो अगर आपका स्टॉक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको फायदा होगा, और उस फायदे को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रायर लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ बेटा, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है कि अगर आप सिंसियरली प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो आपका स्टॉक है वो एक एसेट्स है, और एसेट्स और लाइबिलिटी, आइदर एसेट आइदर लाइबिलिटी, अगर किसी भी तरीके से कोई चेंज आता है तो हम उन चेंजेस को रिवोल्यूशन अकाउंट में नोट डाउन करते हैं। तो हमारा जो स्टॉक है वो एक करंट एसेट है, और इसमें बेटा चेंज आ रहा है, हमारा स्टॉक 50,000 से बढ़ रहा है। दैट्स वाई बेटा हम इस चेंज को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि एक अमाउंट है जो 3,700 रुपीज का है, जो इंक्लूडेड है इन क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स के अंदर 3,700 के आपके क्रेडिटर्स हैं जो नॉट लाइकली टू बी क्लेम, जो अपना पैसा लेने नहीं आएंगे आपके पास। तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे? अपने क्रेडिटर को 3,700 से डाउन कर दोगे, क्योंकि वो पैसे लेने नहीं आएंगे। तो अगर वो पैसे लेने नहीं आएंगे, तो ऐसे में जब आप अपने क्रेडिटर्स को कम करोगे, अपनी लायबिलिटीज को कम करोगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। वंस अगेन ये फायदा आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मेरे बच्चे फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जितने भी पॉइंट्स थे, ये किसी ना किसी एसेट्स और लायबिलिटी से लिंक करते थे, और ये आपके एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज कर रहे हैं। तो जितने से मेरे एसेट्स और लायबिलिटी चेंज हो रहे हैं, वो सारे चेंज मुझको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे एज अ इनकम एंड एक्सपेंस, क्योंकि किसी चेंज की वजह से मुझे फायदा हो रहा होगा, तो किसी चेंज की वजह से मुझे नुकसान हो रहा होगा। तो ये सारे चेंज मुझे कहाँ दिखाने हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब देखिए,
इन्होंने यहीं पे आपका क्वेश्चन फिनिश नहीं किया, इन्होंने आगे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। कहा कि पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें रिवाइज हो रही, आपके फिक्स एसेट जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, आप जो अपने सन्डे डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना रहे हो फॉर डाउटफुल डेट, आपका स्टॉक जो वैल्यूड हो रहा है, आपके जो क्रेडिटर 3700 से कम हो रहे हैं, आप ये सब चीजें रिवाइज करना चाहते हो, मतलब आप इनको चेंज करना चाहते हो। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, उस रिवोल्यूशन अकाउंट से फाइनली जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो आप अपने मालिकों के बीच में यानी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। हाँ, दिक्कत तब होती अगर ये लिखते पार्टनर डिसाइडेड टू नॉट रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू, कि ये रिवाइज्ड वैल्यू को शो करना नहीं चाहते, एज इट इज फिगर को दिखाना चाहते हैं, यानी पुरानी ही फिगर को दिखाना चाहते हैं, इनको चेंज करना नहीं चाहते, तब प्रॉब्लम होती। क्योंकि तब हमें ये देखना पड़ता कि रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट लॉस आया, पर उस प्रॉफिट लॉस को हम पार्टनर के बीच में बांटते नहीं, उल्टा उसका ट्रीटमेंट हम करते सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। क्योंकि रिवाइज ना करने से किसी पार्टनर को फायदा और किसी पार्टनर को नुकसान होगा, क्योंकि ये रेशियो चेंज कर रहे हैं, और रेशियो चेंज करने से ऑब्वियस सी बात है किसी को फायदा नुकसान हो रहा है। और वो किस चीज में नुकसान हो जाता है उन्हें, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस में उन्हें नुकसान हो जाता, क्योंकि वो रिवाइज फिगर को दिखाना नहीं चाहते। तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करते। ये भी मैंने आपको प्रायर लेक्चर में बता रखा था, बट फिलहाल अभी सब स्मूथ है। यहाँ पर ये रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा रिवोल्यूशन का, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। हम यहाँ पर रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट लॉस है उसको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में एडजस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हम यहाँ रिवाइज्ड फिगर को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला हुआ कि हम रिवाइज्ड फिगर को दिखाना नहीं चाहते। ओके, मुझे लगता है कि आई होप सो कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, हाउएवर दे डू नॉट वांट टू, पर जबकि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, पर जो रिजर्व है आपके पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और आपको पता है प्रॉफिट चार टाइप के होते हैं, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर। तो यहाँ पर इन्होंने रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड, तो ऑब्वियसली बात है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, ये ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर के बीच में नहीं बांटा। तो वैसा कायदा तो ये कहता है कि जिस दिन हम अपना रेशो चेंज कर रहे हैं हमें अपने प्रॉफिट को बांट देना चाहिए, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, ये रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। अब देखो, रिजर्व को ओल्ड रेशो में बट जाना चाहिए था, क्योंकि जिस दिन ये रेशो चेंज कर रहे हैं अब आगे न्यू पार्टनरशिप होगी, तो ओल्ड पार्टनरशिप का जो ये आपने प्रॉफिट क्रिएट किया था रिजर्व, इसे ओल्ड रेशो में ही बांट देना चाहिए था। पर अब आप क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि हम इसको बांटना नहीं चाहते। सोचो फ्यूचर में कभी जब ये न्यू रेशो में बटेगा आगे कभी, तो ऑब्वियस सी बात है आज बटता 4:3 में बटता, फ्यूचर में बांटोगे तो 2:1 में बटेगा, तो इसमें किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। तो ऐसे में जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को, उसी दिन जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है बेटा, उससे हम वो अमाउंट लेकर किसको दे देंगे, उस पार्टनर को जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है इस रिजर्व को ना बांटने से। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम रिजर्व को तो नहीं बांटेंगे, वैसे बांट लेना चाहिए था, पर क्वेश्चन ने कहा है कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि रिजर्व को वो बांटना नहीं चाहते, तो फिर हम रिजर्व का ट्रीटमेंट किसमें करेंगे, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करेंगे। याद रखना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर का कोर कंसेप्ट यही है कि अगर आप किसी प्रॉफिट को अगर बांट सकते हो ओल्ड रेशियो में तो बांट दो, बट अगर पार्टनर विल डिसाइड कि हम अपने प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते तो उसे ना बांटने से किसी को फायदा और नुकसान हो जाता है, तो फिर हमें उसी प्रॉफिट का ट्रीटमेंट फिर किसमें करना होता है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करना होता है। हमें टेस्ट करना होता है कि किसको सेक्रीफाइस और किसको गेन हो रहा है, गेन वाले से ले लेते हैं जितना उसे गेन होगा फ्यूचर में, और सेक्रीफाइस वाले को यानी नुकसान वाले पार्टनर को दे देते हैं जितना उसे फ्यूचर में नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। बेटा जर्नल एंट्री में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बता भी दूंगा कि कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है। वैसे मैंने सिखाई भी है, रिवोल्यूशन अकाउंट की तो मैंने एंट्रीज आपको अच्छे से बता रखी है, जो थोड़ा बहुत एंट्रीज है वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट क्वेश्चन का डिमांड है कि आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है पार्टनर्स का, और रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी
बनानी है, यानी न्यू बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। पर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बोला हुआ, पर क्या रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। तो कुछ बातें अगर वो ना भी बोले, पर अगर वो कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, तो भी बोलते ना कि आप समझ सकते हो चीजें। रिवोल्यूशन अकाउंट तो आपको बनाना ही है, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज्ड फिगर्स आपको शो करनी है। तो रिवाइज्ड फिगर शो करोगे, चीजें चेंज हो रही है, तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने बेटा देखो आपको वर्किंग नोट सबसे पहले शो करके दिए हैं। देखो बेटा, वैसे तो हमारा आंसर रिवोल्यूशन अकाउंट से स्टार्ट होना चाहिए, पर आपको पता है हमारी बैलेंस शीट में एक रिजर्व है जिसको हम बांटना नहीं चाहते, तो उसका ट्रीटमेंट किसमें होगा? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो वी हैव टू नो वेरी वेल कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। तो उसके लिए हम आंसर में सबसे पहले अपना एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, जहां पर हम टीचर को, अपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमारा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकल रहा है, मतलब कौन पार्टनर सेक्रीफाइस और कौन पार्टनर गेन कर रहे हैं। उसके लिए हमने एग्जामिनर को बोलते हैं कि शो कर दिया कि हमारा ओल्ड रेशो क्या है ए और बी का, 4:3, न्यू रेशो क्या है 2:1। ओके। और हमने यहाँ पर एक बॉक्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिख दिया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप चाहें तो गेनिंग रेशो भी लगा सकते हो बेटा। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पर वो मैं इसलिए नहीं लगा रहा बेटा, क्योंकि हमारा जो आने वाला चैप्टर है, अपकमिंग 4th चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहां पे हमारा ज्यादातर सेक्रीफाइसिंग रेशो ही लगना है। इसलिए यहाँ पर मैं बच्चों को गाइड कर देता हूँ कि आप भी सेक्रीफाइसिंग रेशो ही लगा दो। तो किसी की अगर इच्छा है कि वो गेनिंग रेशो लगाना चाहता है, तो गो फॉर इट, लगा सकते हो। पर मैंने कौन सा रेशो लगाया इस चैप्टर में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओके। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अच्छा, हम ए और बी दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो टेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है? 4/7, 3/7। और हमारा जो ए और बी का न्यू रेशो है वो क्या है? 2/3, 1/3। ओके। बीच में हमारा फॉर्मूले में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ गया। अब हमने एलसीएम लिया बेटा, 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 21। एक कॉमन नंबर ढूंढना है जो 7 और 3 दोनों के टेबल में जा सके, तो वो 21 है। तो 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स, एंड 3 4 जा 12। 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स, 7 2 जा 14। 12 में से 14 जाएगा बेटा, तो माइनस का 2/21 आएगा। अब सोचो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि अगर पॉजिटिव आता तो मैं ये मानता कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है, बट ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहे सेक्रीफाइसिंग को। इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसको भविष्य में ना फायदा हो रहा है रेशो चेंज करने से। किसको? ए को। अच्छा, बी की बात करें तो बी का अगर एलसीएम ले तो सेम इसका भी एलसीएम 7 और 3 का 21 ही आएगा। और 7 के टेबल में 21 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 21 7 टाइम, 7 1 7। 9 में से 7 जाएगा, तो पॉजिटिव का 2/21 आ रहा है। और बेटा क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट करता है, मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि भविष्य में बी को नुकसान होगा और ए को फायदा होगा। ठीक है ना? तो अब आपको ये देखना है कि अगर पूरी बैलेंस शीट में अगर आपको कोई भी ऐसा आइटम नजर आता है जिसको आप बांट सकते हो, पर आप बांटना नहीं चाहते हो, क्वेश्चन में ऐसा गाइड किया हुआ है कि हम उस चीज को बांटना नहीं चाहते, तो ऐसे में उसका ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में होगा, क्योंकि उसे ना बांटने से किसी को फायदा और किसी को नुकसान होगा। समझ में आया? अगर आप कोई चीज बांट सकते हो, बांट रहे हो, तो बिंदास उसे ओल्ड रेशो में बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर क्वेश्चन विल से कि हमें नहीं बांटनी है वो चीज, तो फिर उसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में होगा। शायद ये मैंने इतना बार रिपीट कर दिया है कि अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि कब हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो लगाएंगे और कब हम किसी आइटम को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ठीक है, बांटना है ओल्ड रेशो में बांट दो, नहीं बांटना है तो उसे ना बांटने से किसी को फायदा किसी को नुकसान, तब सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में उस चीज का ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ पे हम किसको नहीं बांटना चाहते बेटा? अपने रिजर्व को नहीं बांटना चाहते। हमारा जो रिजर्व है 42,000 का, वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उसे आगे भी एज इट इज रखना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। और हमें पता है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बी और कौन गेन कर रहा है ए। तो जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को, उस दिन ए कुछ अमाउंट दे देगा किसको? बी को। किसमें से? रिजर्व जो एज अ प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा ए आज ही दे देगा पर्सनली किसको? बी को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा देखो, एज विल गिव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू
बी, ए पर्सनली बी को कंपनसेट कर देगा, कहेगा देख हम कितने रुपए का रिजर्व नहीं बांट रहे 42,000 का, और देख तेरे को कितने का नुकसान हो रहा है 2/21 का भी, और मेरे को कितने का फायदा हो रहा है 2/21 से, तो देख 42,000 का 2/21। अब 2/21 निकालते तो बेटा 21 से 42 टू टाइम्स 2000 टाइम आ जाएगा, 2000 इंटू 2 करोगे तो 4000 आ जाएगा। यानी इस रिजर्व को ना बांटने से जो बी को नुकसान होगा फ्यूचर में वो 4000 का होगा, और ए को जो अननेसेसरी फायदा हो जाएगा वो 4000 का हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो आज ए बी को कितने रुपए दे देगा, 4000 रुपए दे देगा, और कल के दिन जब ये रिजर्व न्यू रेशो में बांटा जाएगा तो फिर किसी को फायदा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि ये सब काम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो की टेस्टिंग करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो मैंने ये सारे के सारे अपने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, तो अब मैं बिंदास होकर अपना क्या बना सकता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकता हूँ। और एवरीबॉडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें रिवैल्यूड हो रही हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की, डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है, सबको पता है। अगर मेरे एसेट्स लायबिलिटी के चेंज होने की वजह से मुझे नुकसान होता है तो वो एक्सपेंस साइड आएगा, और मेरे एसेट्स लायबिलिटी में चेंज होने की वजह से मुझे फायदा होता है किसी भी प्रकार का, है ना, फायदा होता है, तो वो फायदा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बोलो क्लियर है। हाँ, तो अब आप मुझे बस बताओ कि आपको एडजस्टमेंट में देखो कि आपको मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट दिए हैं, हाँ कह रहे हैं फिक्स एसेट ना हमारे डेप्रिशिएट हो रहे हैं 10% से, मतलब आपके फिक्स एसेट कम हो रहे हैं 10% से। तो आपके फिक्स एसेट 1,50,000 के, तो ये 10% ना आपका 1,50,000 पे लगेगा, और 1,50,000 का 10% कितना होता है बेटा, 15,000 होता है, क्योंकि आपका फिक्स एसेट डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको नुकसान हो रहा है, इसलिए आपने जितना से फिक्स एसेट आपका डाउन हुआ है उसको डेबिट साइड लिखा है रिवैल्यूएशन के। तो टू फिक्स एसेट 15,000, हालांकि आप अपने टीचर को नीचे बता भी सकते थे कि 1,50,000 का 10%, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या आपके अपने ऊपर है, ठीक है। चलो मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई। इसके बाद इन्होंने कहा है कि आप एक प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो अपने डेटर्स के ऊपर, ओके। जो आपके डेटर्स हैं 1,20,000, उसके ऊपर आप 6% का प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो, यानी आपको अपने डेटर्स पे शक हो रहा है कि शायद वो कल के दिन आपको पैसे देने से मना कर सकते हैं, तो आप उनके ऊपर एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। तो याद रखना जब जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोविजन एक तरीके की लायबिलिटी है। इसके अंदर जो भी पैसा आप डाल रहे हो इसको आप और कहीं यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट बैड डेट के लिए, क्योंकि कल के दिन आपको लग रहा है कि बैड डेट हो सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा 1,20,000 का 6% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये 7,200। तो ये भी आपको नुकसान हुआ, आपका प्रोविजन बढ़ रहा है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आपका नुकसान हो गया। ओके, बोलो बात समझ में आ गई। हाँ जी सर, समझ में आ गई, बिल्कुल टनाटन तरीके से। अब थर्ड पॉइंट में बोला है कि स्टॉक आपके कहाँ तक, एट का मतलब होता है तक, कि कहाँ तक वैल्यू हो गए, 1,90,000 तक वैल्यू हो गए। तो सोचो पहले कितने थे, 1,40,000, अब कितने हो गए, 1,90,000। तो आपका स्टॉक सीधा सीधा कितने से बढ़ गया, 50,000 से। तो अगर आपका स्टॉक 50,000 से बढ़ रहा है तो आपको फायदा हो गया, तो बाय स्टॉक अकाउंट 50,000। बोलो क्लियर हो गया ना सर, यहाँ पर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लास्ट, 3700 के ऐसे क्रेडिटर्स थे जो आपसे पैसा कभी मांगेंगे नहीं, मतलब क्लेम करने आएंगे ही नहीं अपना। तो ऐसे में आपने जो क्रेडिटर 28,000 के दिखा रखे ना, एक्चुअल में वो 28,000 के है ही नहीं, हमें इसमें 3,700 लेस करना है। तो सोचो जैसे ही मैं संडे क्रेडिटर में 3,700 लेस करूंगा तो मुझे तो फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, और अगर लायबिलिटी कम होगी बेटा तो फायदा होगा, तो भाई संडे क्रेडिटर, और 3,700 से मैंने अपने संडे क्रेडिटर डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो और कोई रिवोल्यूशन के आइटम्स नहीं है, यही 4 आइटम्स थे। बाकी तो इन्होंने आगे नेक्स्ट पैरा में यही बोला था कि हम रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, तो उसका ऑलरेडी बोलते हैं ना कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, और वो हम बोलते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे कि बी का कैपिटल बढ़ा देंगे, ए का कैपिटल घटा देंगे, क्योंकि ए दे रहा है किसको, बी का। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट तो रिवोल्यूशन में नहीं होगा रिजर्व का, तो बस हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बनकर रेडी हो गया। अब हमें बस ये देखना है कि मेरे रिवोल्यूशन अकाउंट की इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड कौन सी साइड बड़ी है। तो बेटा साफ देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। तो ऐसे में जो मेरा बोलते हैं ना कि डेबिट में जो डिफरेंस बच रहा है उस डिफरेंस को मैं अपना प्रॉफिट मानूंगा, क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा बेटा मेरा वो कितना आएगा, 31,500। बेटा क्रेडिट का टोटल है 53,700,
तो डेबिट में भी 53,700 आ जाएगा। क्योंकि अकाउंट की खूबसूरती क्या होती है कि जब हम इनका टोटल करते हैं तो टोटल इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल है। पर डेबिट में तो इतना आइटम है नहीं हमारे पास 53,700, तो 53,700 इसमें मैं अपनी डेबिट फिगर लेस कर दूंगा। जैसे ही मैं अपनी डेबिट फिगर दोनों के दोनों लेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ डेबिट में एक बैलेंस बचेगा 31,500 का, जिसको मैं अपना प्रॉफिट बोलूंगा। अब क्योंकि इन्होंने कहा हम रिवाइज्ड फिगर को दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब है हम प्रॉफिट को बांटना भी चाहते हैं। अगर कहते हैं रिवाइज्ड फिगर को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते, रिवाइज्ड करते सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, पर बेटा प्रॉफिट को बांटते नहीं। फिर उसका एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करना पड़ता, क्योंकि रिवाइज ना करने से किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो जाता। ठीक है, पर फिलहाल यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आएगा 31,500 उसको हम बांटना भी चाहते हैं। तो बेटा कौन से रेशो में बांटेंगे? तो देखो हम ऐसे बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर रहे हैं जो ओल्ड पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग थी, है ना। अभी तक तो कौन सी पार्टनरशिप चल रही थी? ओल्ड पार्टनरशिप चल रही थी। इसलिए अगर हमें कोई चीज बांटनी भी है तो हम कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो बेटा देखो हमने ना रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 4/7 3/7 में बांट दिया। तो 31,500 का 4/7 अगर आप करते हो तो काट पीट के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। 18,000 आपका ये नेट आएगा। और 31,500 का 3/7 अगर आप निकालते हो तो ये 13,500 आएगा। और टोटल कर आप बाहर लिख देंगे 31,500, और इवेल्युएशन का तो टोटल आप कर ही चुके हैं 53,700। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बाय चांस मान लो अगर डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड बड़ी होती और इनकम साइड अगर छोटी होती, तो फिर आपका यहाँ पे लॉस आता, और फिर वो लॉस आप ट्रांसफर करते पार्टनर्स कैपिटल में, और ए और बी के बीच में वो लॉस बांट देते। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टनर्स कैपिटल। क्या है? पार्टनर्स कैपिटल। अब एवरीवन, जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मेनली 4 चीजें आती हैं। एक ओपनिंग बैलेंस, एक रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस, थर्ड है फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट। फर्म की गुडविल को हम बांट नहीं सकते, चलते हुए बिजनेस के हम गुडविल को बांट नहीं सकते, इसलिए फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट हम हमेशा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करते हैं। क्योंकि रेशो तो चेंज हो रहा है पर हम फर्म की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि चलते हुए बिजनेस की अगर हमने गुडविल बांट दी तो ऐसे में इसका मतलब है कि वो बिजनेस तो है पर उसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हम फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करते हैं। ओके, और लास्ट है बैलेंस शीट में 4 टाइप के प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट लॉस है तो वो भी हम क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर क्वेश्चन कह रहा है। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करते हैं। तो टोटल मिला के 4 आइटम्स आपके पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं, और उनको करते साथ ही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस। क्या आपको अपने क्वेश्चन में कैपिटल दिख रही है? हाँ सर, हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैपिटल दिख रही है ए और बी की, जो कि है 2,40,000 और 1,20,000। तो इसका टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 3,60,000। पर हमें बेटा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ए और बी की कैपिटल अलग अलग लिखनी है। तो मुझे बताओ ए की कैपिटल कितनी है? 2,40,000, और बी की कितनी है? 1,20,000। क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है बेटा, साल की शुरुआत की कैपिटल मान लेंगे हम इसे, ओपनिंग एज अ ओपनिंग कैपिटल मानेंगे। तो यहाँ पर हम बेटा इसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ओके, याद रखना ओपनिंग कैपिटल, किसी भी ओपनिंग चीज को हम अकाउंट्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जानते हैं। और क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। तो जितनी लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, और जितनी लायबिलिटी घटती है वो डेबिट होती है। और ऑलरेडी अगर मान लो ओल्ड बैलेंस शीट में अगर आपको कैपिटल दिख रही है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो क्योंकि वो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग लायबिलिटी एक तरीके से, तो हम उसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे 2,40,000 और 1,20,000। बोलो क्लियर हो गया? ये आपको कहीं से नहीं, बस बैलेंस शीट से आपने पिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसमें दिमाग भी नहीं लगा आपका कोई। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। अभी अभी आपने बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया और रिवोल्यूशन अकाउंट में आपको हुआ है प्रॉफिट। देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट यहाँ डेबिट हुआ है, पर जब पार्टनर्स को दोगे आप तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब अपने पार्टनर्स को रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दोगे तो इनसे ना इन पार्टनर्स का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और जितना इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इसलिए क्रेडिट होता है। बिकॉज लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ओके, बट अगर रिवोल्यूशन का लॉस होता
रिवोल्यूशन से अगर आपको लॉस होता तो फिर वो लॉस आप पार्टनर्स के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते, क्योंकि ऐसे में पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है, और जब पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, तो बिजनेस फिर डेबिट करती। पर यहाँ पे हमें लॉस नहीं बेटा, प्रॉफिट हुआ है, इसलिए हमने बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट ए को दिया है 18,000 का प्रॉफिट, बी को दिया है 13,500 का प्रॉफिट। इसमें भी हमने दिमाग नहीं लगाया क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे। तो देखो हमने यहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। थर्ड पॉइंट आता है बेटा फर्म गुडविल। बेटा जनरली जो फर्म गुडविल आपको दी हुई होती है ना, वो एडजस्टमेंट में दी होती है। बैलेंस शीट के अंदर कभी भी फर्म गुडविल नहीं होती। बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई गुडविल आपको दिख रही है तो हम उसे परचेज गुडविल बोलते हैं, और उसे हम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसे में फिर पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है पर खत्म करते हैं। पर बेटा फर्म गुडविल कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट के बाहर होती है, एज एन एडजस्टमेंट की फॉर्म में आपको बताया जाता है। हमने बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ा, बट हमें फर्म गुडविल कहीं भी नजर नहीं आई, तो ऐसे में हम फर्म गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, अगर फर्म गुडविल होती तो फिर फर्म गुडविल को भी मैं, जैसे मैंने रिजर्व को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा, वैसे ही मैं गुडविल को भी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में बांटता। ओके, पर वो थी नहीं तो उसका ट्रीटमेंट हमने किया नहीं, और यहाँ पे भी हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा बेटा होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने प्रॉफिट और लॉस देखने हैं। तो बेटा बैलेंस शीट में जो हमारे पास चार टाइप के प्रॉफिट होते हैं, लाइक पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो हमें लाइबिलिटी साइड देखने होते हैं कि हैं कि नहीं। तो हमारे पास बेटा सिर्फ एक ही प्रॉफिट दिख रहा है जो कि है जर्नल रिजर्व, और क्वेश्चन ने कहा था कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं रिजर्व को, तो इसलिए हमने अपने रिजर्व का ट्रीटमेंट किसमें किया, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो हमने ए से लेकर किसको दे दिया, बी को दे दिया 42,000 का 2/21, जितने से फायदा नुकसान हो रहा है। तो कितना अमाउंट निकला ये 4,000, यानी ए बी को पर्सनली दे रहा है बेटा। तो याद रखना बी का अकाउंट हम बढ़ा देंगे पर ए का अकाउंट हम घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि बी की कैपिटल में हम ये चीज बोलते हैं ना कि इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो बी का अकाउंट बढ़ेगा और ए से ले रहे हैं तो ए का अकाउंट घटेगा। तो बताइए बी को अगर दे रहे हैं 4,000 तो पर्सनली कौन दे रहा है, ए। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, और बीस का अकाउंट हमने इंक्रीज कर दिया कैपिटल का। याद रखना ऐसी गलती मत करना नालायक हो कि ए की कैपिटल है और ए के ही खाते में बढ़ा दी। भाई ए अपने आप को कैसे देगा, ए किसको दे रहा है, बी को, तो बाय एज कैपिटल और बी का अकाउंट बढ़ा दिया। सिमिलरली बी ले रहा है ए से, देखो आप कभी कभी एग्जाम में ये वाला पोर्शन कर देते हो पर दूसरा पोर्शन नहीं करते हो। अगर ए बी को दे रहा है तो बी ए से ले भी रहा है, अगर ए के द्वारा बी का अकाउंट बढ़ रहा है तो बी के द्वारा ए का अकाउंट घट भी रहा है। इसलिए बेटा ये शेडेड रीजन मैंने बना रखा है कि आपको पता लगे कि ये ट्रीटमेंट मैंने किसमें करा है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करा है। एक पार्टनर का अकाउंट बढ़ता है तो दूसरे पार्टनर का अकाउंट घटता है। तो बेटा बी ले रहा है किससे, ए से, तो टू बीस कैपिटल, और हमने ए का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और कोई प्रॉफिट बेटा हमारे पास है नहीं, बोलते हैं ना एज यूजुअल कोई और प्रॉफिट है नहीं, ना कोई लॉसेज है। आपको पता है लॉसेज मेनली तीन टाइप के होते हैं, पर मैंने गुडविल को भी जोड़ लिया था, हालांकि गुडविल कोई लॉस नहीं होता, वो एक इंटेंजिबल एसेट होता है। पर क्योंकि रिकंसिडरेशन के दिन हम उसको भी राइट ऑफ करते हैं, इसलिए हमारे बोलते हैं ना कि लॉसेज की कैटेगरी में मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया था, चार डाल दिए थे। तो चार टाइप के लॉसेज और चार टाइप के प्रॉफिट, तो ये पढ़ने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया था। तो बेटा देखो हमें और कोई प्रॉफिट तो दिख नहीं रहे, एक ही प्रॉफिट दिख रहा था, बाकी और है नहीं। और चार टाइप के आपके लॉसेज हो सकते हैं, लाइक गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्री लमनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और कोई है नहीं, फिक्टिशियस एसेट वगैरह कुछ है नहीं। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हम फिर लॉस बांटेंगे भी नहीं कुछ और मैं फाइनली अब मान लूंगा कि मेरा कैपिटल अकाउंट बनकर पूरा पूरा प्रिपेयर हो गया। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा बेटा, देखूंगा कौन सी साइड बढ़ी है। अब क्योंकि ये कैपिटल है, और कैपिटल जनरली बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ ना क्रेडिट ही साइड बड़ी होंगी बेटा, अमूमन क्रेडिट ही साइड बड़ी होती है कैपिटल की। तो इसलिए देखो आप अगर ए का अगर टोटल करते हो तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 258, और बी का टोटल करते हो तो कितना आता है 1,37,500। और क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट का टोटल भी कितना हो जाएगा, सेम जो क्रेडिट का टोटल है। ओके, अब देखो अगर मैं ए का अगर डेबिट का टोटल देखता हूँ तो 258 है, पर ए के डेबिट में तो 4,000 है। इसका मतलब है कि ए के डेबिट में एक बैलेंस बचेगा
जिसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोजिंग कैपिटल के नाम से पुकारेंगे। अब ये कैसे निकला, 258 में से 4000 को लेस कर दीजिए तो 2,54,000 आ जाएगा। एंड सिमिलरली 1,37,500 आपका बी का डेबिट का टोटल है, पर यहाँ माइनस कराने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि बी में और कुछ बैलेंस है नहीं डेबिट में, तो जो भी बैलेंस अब बचेगा बी का वो 1,37,500 ही बचेगा, जिसको मैं क्लोजिंग बैलेंस बोलूंगा, और ये टू बैलेंस कैरी डाउन है। अब देखो ये डेबिट में बच तो रहा है, पर अब अगले साल दोबारा से कहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा। तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो वो डेबिट को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि कैपिटल स्टार्ट क्रेडिट से होगी और खत्म डेबिट पे होगी, और दोबारा फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्रेडिट से, फिर कहाँ खत्म होगा, डेबिट पे, और ये साइकिल ऐसे की बोलते हैं ना निरंतर चलती जाएगी। बोलो बात समझ में आई आपको? हाँ, तो ये भी हमने बनाना सीख लिया। अब याद रखना ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई है ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, जो अब आप बनाओगे। ओके, जो अब आप बनाओगे बैलेंस शीट। तो मुझे एक बार बताओ, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट आप सबसे पहले लिखो। देखो सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड को सॉल्व करता हूँ बैलेंस शीट में, आप चाहें तो एसेट साइड को भी सॉल्व कर सकते हो। कोई यहाँ पर बोलते हैं ना कि मेरी तरफ से फोर्स नहीं है, बट मैं पर्सनली लायबिलिटी साइड्स को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो हम लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो हमने अभी अभी ना ए और बी का नाम कैपिटल अकाउंट निकाला है, 2,54,000 और 1,37,500 क्लोजिंग बैलेंस निकाला है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे ना बेटा पेस्ट कर देंगे। ए का क्लोजिंग 254,000, बी की कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस है 1,37,500, टोटल करके बाहर लिख दिया 3,91,500। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, पुरानी बैलेंस शीट देखनी है। पुरानी बैलेंस शीट में आपको कौन सी लायबिलिटी नजर आ रही है, सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर भी मैं लिखूंगा, पर आपको यहाँ पर रिजर्व भी दिख रहा है, कितना, 42,000। तो याद रखना सन्ड्री क्रेडिटर 28,000 है और रिजर्व 42,000 है। अब एक बार बता कि हम रिजर्व को बांट रहे थे, नहीं। तो देखो रिजर्व हम बांट नहीं रहे थे, तभी तो हमने रिजर्व का ट्रीटमेंट किसमें किया था, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में किया था। 4,000 का फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस हो रहा था रिजर्व को ना बांटने से, तो उसका ट्रीटमेंट हमने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में करा था, क्योंकि हम रिजर्व को बांट नहीं रहे थे। तो आज रिजर्व देखो नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाई देगा 42। सन्डी क्रेडिटर बेटा मेरे 28,000 के हैं, बट मैं इन्हें आउटर कॉलम में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे सन्डी क्रेडिटर में ना बेटा चेंज हो रहे हैं। 3,700 के ऐसे मेरे क्रेडिटर्स थे जो पैसे लेने ही नहीं आएंगे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में मैंने 3,700 के क्रेडिटर डाउन किए थे, अपना फायदा दिखाया था रिवोल्यूशन अकाउंट में। पर यहाँ पर अब नई बैलेंस शीट में मुझे अपने संडे क्रेडिटर कम भी करने पड़ेंगे, तो 3,700 से मैंने अपने क्रेडिटर कम करे और 24,300 के मैंने संडे क्रेडिटर्स अपने बैलेंस शीट में दिखा दिए। अब अगर और देखें लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड और कुछ है नहीं सर। ये कैपिटल बैलेंस बेटा ये ओपनिंग था, ये हमने जब कैपिटल अकाउंट बनाया ना था ना, तो वहां पे हमने एज अ ओपनिंग बैलेंस इसे लिख दिया था। पर हम जब अपनी न्यू बैलेंस शीट बनाते रिकंस्टिट्यूशन में, तो हम ओपनिंग नहीं क्लोजिंग कैपिटल लेते, जो कि अभी अभी हमने ले ली है। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। एसेट साइड में देखो तो इन्होंने तो पहले करंट एसेट्स लिखे बेटा, बट आप ट्राई करोगे आप पहले नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट्स लिखो। तो देखो फिक्स एसेट्स आपको दिए हैं 1,50,000 एंड मेक श्योर कि ये डेप्रिशिएट हो रहे थे 10% से। ठीक है, जब आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था तो फिक्स एसेट्स को डाउन किया था 15,000 से, आपने इसको अपना नुकसान भी दिखाया था। ओके, तो यहां पर जब आपने बैलेंस शीट बनाई तो 1,50,000 के फिक्स एसेट्स आपने एसेट साइड लिखे इनर कॉलम में, पर आपने लेस कर दिया 15,000 जो डेप्रिसिएशन आपके एसेट्स पे लग रहा है। किसकी वजह से, रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से आपने इसे लेस कर दिया 15,000 और ये 1,35,000 आ गई। अब देखो कई बच्चे यहाँ डेप्शन लिख रहे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो। पर आप खुद बेटा मुझे बताओ कि ये डेप्रिसिएशन भी तभी लग रहा है जब आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो। तो मेन अकाउंट किसका है, फिक्स एसेट क्यों रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, इसलिए मैंने लेस कराया इसे रिवोल्यूशन अकाउंट की मदद से 15,000। एंड आपका नेट फिगर जो फिक्स एसेट का अब बचा है वो बचा है 1,35,000। बोलो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको पुरानी बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा है बेटा, स्टॉक भी नजर आ रहा है 1,40,000 का। अब बताओ अगर स्टॉक 1,40,000 का था तो स्टॉक हो कितना गया है, 1,90,000 का। तो जब आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था तो अपने स्टॉक को फायदा भी दिखाया था, एज अ इनकम दिखाया था रिवोल्यूशन अकाउंट में कि भाई हमें फायदा हो गया, हमारे स्टॉक बढ़ रहे हैं। तो आज जब अपने स्टॉक आप 1,40,000 लिखोगे तो इसमें ऐड कर दोगे कि आपके स्टॉक इंक्रीज हो गए, अप्रिशिएट हो गए हैं, कहाँ तक, 1,90,000 तक। पर कब हुए हैं, जब 50,000 से आपने अपने स्टॉक को बढ़ाया। किसकी मदद से बेटा, रीवैल्यूएशन की मदद से। तो ये आ गया 1,90,000। बोलो क्लियर है? हाँ। उसके बाद फिर आपके पास सन्ड्री डेटर्स भी हैं बेटा,
1,20,000 के, और आपको पता है कि आप 6% का इनके ऊपर क्या बना रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो। आपको डाउट हो रहा है कि शायद इतने डेटर्स मुझे पैसे नहीं देंगे। तो देखो, जब आपने प्रोविजन बनाया था तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही थी। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो आपका नुकसान यहाँ पर हो रहा है बेटा। तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आपने दिखाया था 7,200 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज अ एक्सपेंस। तो ये लायबिलिटी भी है, तो कायदे से बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ना हम लायबिलिटी साइड ही शो करते हैं। पर हमारा बोर्ड हमको ये बोलता है कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करता है तो आप उस एसेट से भी उसको लेस कर सकते हो फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस ओनली। सो सन्डी क्रेडिटर 1,20,000 है, बट हमने लेस कर दिया इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,200, जितने पे मुझे शक हो रहा था। तो अब बताओ मेरे नेट डेटर्स कितने बचे, 1,12,800। लास्ट क्लास में मैं आपको ये भी बता रहा था बेटा कि भले ही मैंने प्रेजेंटेशन तौर के लिए अपने डेटर्स 1,12,800 दिखा दिए, पर ये जो 7,200 के मैंने अपने डेटर लेस करे हैं यहाँ पर, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोविजन की वजह से करे हैं। मुझे शक हो रहा है बस, उन डेटर्स ने मुझे मना नहीं किया। दैट्स वाई मेरे जो रियल डेटर्स है वो 1,20,000 है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को यहाँ से लेस नहीं करता, एसेट से लेस नहीं करता, तो मैं इसको लायबिलिटी साइड दिखाता, और तब मेरे डेटर्स कितने दिखते, 1,20,000 दिखते। ओके, क्योंकि मैं वसूली करने तो सबके पास जाऊंगा। ये तो मेरा अपना शक है 7,200 का कि शायद इतने डेटर पैसे ना दे, पर उन्होंने थोड़ी मना किया है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मेरे बच्चे, अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट जो हमारा था रिवोल्यूशन का, कि प्रोविजन भी हमने मेंटेन कर लिया, स्टॉक भी हमने मेंटेन कर लिया, हमने 3700 के क्रेडिटर्स भी रिड्यूस कर दिया, सब कुछ हमारा हो चुका बेटा। अब देखो, सन्डी डेटर्स हम लिख चुके हैं, स्टॉक हम लिख चुके हैं, फिक्स एसेट लिख चुके हैं, बस कैश बच गया। तो कैश में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा, ना पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा बेटा। तो हम क्या करेंगे कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश को एज इट इज लिख देंगे 20,000। ठीक है, क्या पता मैं यहाँ पर कैश अकाउंट बना सकता था अगर किसी भी तरीके से कैश में चेंजेस होते, पर यहाँ इस चैप्टर में जनरली कैश में चेंजेस जल्दी से नहीं होते बेटा, इसलिए कैश हमारा एज इट इज ही आ गया। अब जब मैं बोलते हैं ना अपनी बैलेंस शीट का बोथ साइड टोटल करता हूँ बेटा, तो मेरे लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 4,57,800, और मेरे एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 4,57,800। दिस इज द पॉइंट। पर मैं आपको एक बात बोलूंगा कि टोटल करने से पहले आप एक बार अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, और देखो कि यहाँ पे कितने इम्पैक्ट हुए थे। तो 1 2 3 4 टोटल कितने इम्पैक्ट हुए थे, 4। ये तो प्रॉफिट आया बेटा आपका, और ये आपने अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चढ़ा भी दिया है, उनके क्रेडिट साइड में बोलते ना इसको राइट डाउन भी कर दिया है, क्योंकि उनका अकाउंट बढ़ गया, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ गई, और आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो प्रॉफिट कोई आइटम नहीं था, प्रॉफिट एक बैलेंस था जो निकला। पर आइटम आपके क्या थे, फिक्स एसेट जो आपके घटे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आप बढ़ा रहे हो, आपके स्टॉक जो बढ़े, आपके संडे क्रेडिटर जो कम हुए, ये आइटम्स थे। तो ये जो 4 आइटम है ना जिनका इफेक्ट रिवोल्यूशन में हुआ, साइमल्टेनियसली इनका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी हुआ होगा। तो प्लीज टोटल करने से ना एक बार पहले क्रॉस चेक कर लेना कि आपके ये 4 इफेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जैसे पहला इफेक्ट ये हो गया 1, दूसरा हुआ फिक्स एसेट में, तीसरा हुआ स्टॉक में, चौथा हुआ डेटर में। तो देखो 4 के 4 इफेक्ट हो गए। इसका मतलब है आपने रिवैल्यूएशन की रिवाइज्ड फिगर को छोड़ा नहीं है, आपने लगभग लगभग सब ठीक किया है। अब वो बात अलग है बेटा कि आप टोटल करने में गलत कर देते हो, प्लस माइनस करने में गलत कर देते हो, वो एक अलग बोलते हैं ना कि कंसर्न है, वो आपको अपने लेवल से ठीक करना है। ठीक है, अब अगर आप प्लस माइनस ही गलत कर रहे हो तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें आप लोगों का फॉल्ट है। तो आपको ना मेहनत करनी है अपने बोलते हैं ना कि प्लस माइनस डिवाइड एलसीएम, ये बहुत स्ट्रांग करने हैं अपने आप, बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन। तो मैं ये मानता हूँ कि आप प्लस माइनस बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, और आपका बोथ साइड टैली हो गया 4,57,800। तो इसी के साथ देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर इस क्वेश्चन की एक डिमांड थी बेटा कि आपको ना जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो मेरे बच्चे, अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, तो जर्नल एंट्री अगर मैं पास करता हूँ तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट दीजिए बेटा बस मुझे। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, देखिए तो जर्नल एंट्री किसकी होंगी, बताइए आप किसकी जर्नल एंट्री होंगी। सबसे पहले जो चीजें रिवाइज्ड हो रही हैं उनकी जर्नल एंट्रीज होंगी। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आपने चीजें चेंज करी हैं इनकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, और जो भी प्रॉफिट आपने रिवैल्यूएशन का और पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर किया है उसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री पास करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है बेटा, ये हमने फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ डेबिट क्रेडिट। ओके, हाँ सर मजा आ गया, ये तो फॉर्मेट हम तो 11th क्लास से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर। अगर आप फॉर्मेट नहीं भी बनाते, सिंपल भी एंट्री पास कर लेते तो भी हमें समझ में आता, वो बात ठीक है बेटा। पर याद रखना कि आप कभी भी जर्नल एंट्री विदाउट फॉर्मेट नहीं करेंगे, आपने फॉर्मेट के अंदर ही जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो आपकी जो पहली जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ डेट तो अवेलेबल है नहीं, सारा काम 1 अप्रैल 2016 को हो रहा है, तो हमने डेट की जगह सीरियल नंबर यानी फर्स्ट पॉइंट डाल दिया। तो सबसे पहले देखो हम किसकी एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे किसी की भी कर लो रिवोल्यूशन अकाउंट में। सबसे पहले हमारा फिक्स एसेट रिड्यूस हुआ था, तो खुद सोचो अगर मेरा फिक्स एसेट रिड्यूस हो रहा है तो मेरा नुकसान किसको मिल रहा है, रिवैल्यूएशन को मिल रहा है। तो रिवैल्यूएशन को नुकसान मिल रहा है, अकाउंट्स में हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो नुकसान किसको मिला बेटा, रिवैल्यूएशन को। तो हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अच्छा, फिक्स एसेट को क्रेडिट क्यों किया पता है, क्योंकि सारे एसेट्स ना हमारे डेबिट होते हैं अकाउंट्स में। यस, एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं और एसेट भी डेबिट होते हैं, पर याद रखना हमारा एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट है, पर यहाँ पे हमारा एसेट बढ़ नहीं रहा है तो हम एसेट्स को डेबिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है। बताइए एसेट कितने से रिड्यूस हुआ, 15,000 से रिड्यूस हुआ। ओके, अच्छा एक और था कि यहाँ पर आपको एक नुकसान और हो रहा था, किसका नुकसान हो रहा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो ये नुकसान भी आपको कहाँ मिला है, रिवैल्यूएशन में ही मिला है, रिवैल्यूएशन में ही आपने इसको शो किया है। तो अगेन रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो 2 बार डेबिट करने के बजाय मैंने इसे कॉमन बनाकर एक ही बार डेबिट कर दिया। और अगर आप प्रोविजन बना रहे हो तो प्रोविजन बनाने से आपकी बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती है, और बड़े मजे की बात है बेटा कि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जितनी लायबिलिटीज बढ़ती हैं क्रेडिट होता है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो क्लियर हो गई बात। हाँ जी, अब एक बार बताओ कितना प्रोविजन क्रिएट किया बेटा आपने, 7,200 का। तो देखो 7,200 का आपका प्रोविजन ये क्रिएट हो गया। ओके, और टोटल नुकसान कितना हो गया बताओ आपका, 22,200 का। नरेशन हो जाएगा बीइंग फिक्स एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपने क्या कर दिया इनको, रिवैल्यूड या रिवाइज्ड भी आप कह सकते हो, ठीक है, तो ये भी हो गया। तो बोलो इतना आसान है, देखो इतनी इजी सी एंट्रीज है। सेकंड, मुझे बताओ सेकंड एंट्री किसकी होगी, सेकंड एंट्री देखो स्टॉक है, ठीक है, तो स्टॉक आपका देखो बढ़ रहा था, है ना, स्टॉक आपका 1,40,000 था, बट वो बढ़कर कहाँ तक हो गया था 1,90,000, तो आपका स्टॉक 50,000 से बढ़ रहा है। तो सोचो कि अगर आपका स्टॉक बढ़ रहा है तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, हाँ जी सर फायदा हो रहा है। तो ये फायदा कहाँ दिखाया जा रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट किया क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को ना इस बार डेबिट नहीं करेंगे बेटा, इस बार रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, बोलो बात समझ में आई, हाँ जी सर बात समझ में आ गई। अच्छा, पर क्यों, क्योंकि आपका स्टॉक बढ़ा, तो स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक क्या होता है बेटा, एसेट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। देखो ऊपर फिक्स एसेट घटा तो एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है, पर अगर स्टॉक एसेट है, ये भी एसेट है, करंट एसेट है, तो ये बढ़ रहा है तो ये क्रेडिट नहीं डेबिट होगा। ये रूल्स होते हैं बेटा अकाउंट्स के, इसलिए मेक श्योर कि अपने अकाउंट्स के रूल्स स्ट्रांग कर लो। अगर किसी को याद नहीं है तो देख लो, सारे एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, सारी इनकम्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और अगर किसी वजह से ये बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है ना, घट रहे हैं, अगर ये सारे के सारे बैलेंस मान लो घट गए, तो जो डेबिट बैलेंस है उनका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, जो क्रेडिट बैलेंस है उनका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ये रूल है, आप चाहे तो अभी मैंने लिखा था वहां पॉज कर कर आप ये रूल कहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो चलो आगे चलो सर आगे। और आपको एक फायदा हुआ था सन्ड्री क्रेडिटर के घटने से, तो अगेन रिवोल्यूशन को फायदा हुआ है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा, पर 2 बार क्रेडिट करने के बजाय मैं उसे एक ही बार कॉमन बनाकर क्रेडिट कर दूंगा, बात खत्म। पर यस, ये फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका सन्ड्री क्रेडिटर डाउन हो रहा है। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, आपकी लायबिलिटी, तो अगर लायबिलिटी कम होती है ना बेटा, तो ये क्या होता है आपका
डेबिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, बट अगर लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अपने सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट कर दूंगा। ओके, चलो देखो स्टॉक कितने से बढ़ाया मैंने, 50 से, और मेरे सन्ड्री क्रेडिटर कितने से डाउन हुए, 3700 से। अब बताइए रिवोल्यूशन को फायदा कितने से मिला, 53,700। लो क्लियर हो गया। अब आप देखो और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है, अब तो प्रॉफिट आया। अब बच्चे कहते हैं सर हमें ना सर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट निकालना आसान होता है, पर जनरल एंट्री में हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट। तो आप कुछ मत करो बेटा, आप ये देखो एक बार रिवोल्यूशन आपने डेबिट किया है और एक बार रिवोल्यूशन आपने क्रेडिट किया है, तो जो रिवोल्यूशन डेबिट में है वो आपका एक्सपेंस है, और जो रिवोल्यूशन क्रेडिट में है वो आपकी इनकम है। तो मुझे बताओ आपकी इनकम बड़ी है रिवोल्यूशन की, एक्सपेंस बड़ा है। सर इनकम बड़ी है और एक्सपेंस छोटा है, तो 53,700 इसमें से 22,200 अगर आप लेस करते हो तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में अभी भी कितना बैलेंस बचेगा पता है, 31,500 ही बचेगा। चाहे तो आप लेस करके भी देख सकते हो, 53,700 में से 22,200 लेस कर दो, बचेगा क्या, 31,500 अभी भी क्रेडिट में बचेगा। वो क्या है, वो है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट अब हम किसके बीच में बांटेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो बांट दो, पर चलो पहले इसकी नरेशन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग स्टॉक एंड सन्ड्री क्रेडिटर, क्या करा आपने, रीवैल्यूड कर दिया। ओके चलो ये भी हो गया। और अब जो 31,500 रिवोल्यूशन के क्रेडिट में बचे हैं, रिवोल्यूशन के डेबिट को लेस करने के बाद अभी भी जो क्रेडिट में 31,500 बचे हैं, उसका क्या करेंगे, अब हम उस रिवोल्यूशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम वो प्रॉफिट अब हम अपने पार्टनर को दे रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, अब वो डेबिट हो जाएगा कितने से, 31,500 से, और ये प्रॉफिट हम किसके बीच में बांट देंगे, अपने ए और बी के बीच में बांट देंगे। ठीक है, ए बी के बीच में बांट देंगे। तो आओ, तो यहाँ लिख देंगे ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, तो टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी करी हुई है, तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, 18,000 और 13,500। सर अगर ये तो आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, हम एग्जाम में करेंगे तो हमारे पास थोड़ी होगा, अगर सिर्फ जनरल एंट्री आई तो रिवोल्यूशन अकाउंट थोड़ी होगा, हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट। बेटे कैसी बातें करते हो, कितना आसान है, 31,500 को आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो ना। ओल्ड रेशो क्या था इनका, इनका ओल्ड रेशो था 4:3, है ना, तो 4:3 में बांट दो। ठीक है ना, तो यानी 4/7, 3/7। देख रहे हो ना, मतलब चीजें उतनी डिफिकल्ट नहीं है बेटा जितना हम लेकर चलते हैं, आसान है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है, एंड यू कैन डू एवरीथिंग। तो बीइंग प्रॉफिट या रिवोल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। और सर अगर मान लो क्वेश्चन में वही जो आप पहले बता रहे थे कि अगर ये रिवाइज करना नहीं चाहते, तो अगर रिवाइज करना नहीं चाहते ना तो मैं रिवाइज करता भी नहीं। ठीक है, पर जो ये प्रॉफिट आता ना 31,500, फिर मैं इसको बांटता भी नहीं। तो फिर मैं क्या करता, बस इस 31,500 के प्रॉफिट को सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में देखता, कि इसको ना बांटने से किसको फायदा होगा फ्यूचर में, किसको नुकसान होगा। तो तब ये पहली एंट्री भी नहीं लगती, दूसरी भी नहीं लगती, ये बांटने की एंट्री भी नहीं लगती। बस ये प्रॉफिट जो आता मेरा 31,500, इस प्रॉफिट को मैं बस सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में बांटता, समझ में आया। पर यहाँ रिवाइज कर रहे हैं तो हमने देखो रिवाइज किया, जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया वो हमने बांट दिया। ठीक है, तो ये सब हमने कर दिया। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो कौन सी एंट्री का होगा, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि आपने और किस किस की एंट्री पास करनी। तो देखो रिवोल्यूशन की एंट्री पास कर ली है, पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री पास करते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि ये एक बैलेंसेज है, ये प्लस माइनस करके निकलते, तो इनके एंट्रीज आपने पास नहीं करनी। अब देखो और क्या बचा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं, जो एंट्री हम कर चुके हैं उसकी दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा अब किसकी एंट्री रखी है, ये जो एक कंपनसेट कर रहा है बी को, कि ये रिजर्व को तो बांट नहीं रहे थे, याद आया ना, रिजर्व को तो बांट नहीं रहे थे, तो ना बांटने से किसी को फायदा किसी को नुकसान हुआ।
तो किसको फायदा हो रहा था? ए को। तो ए किसको दे रहा था? बी को। और बी को नुकसान हो रहा था तो बी ले रहा था किससे? ए से। तो हमें बस इसकी एंट्री पास करनी है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो बताइए, ए से ले रहे हैं तो ए इसकी कैपिटल हम डेबिट कर देंगे। अगर याद रखना यहाँ कैपिटल फिक्स्ड होती है, लिखा रहता है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिर कैपिटल की जगह में करंट शब्द लिखता। क्या लिखता? करंट। ए इज करंट। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल का अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर होता है जिसका नाम है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। पर पार्टनर्स की कोई भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है तो उसके लिए हम एक दूसरा सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर मान लो कैपिटल फिक्स्ड होती तो फिर ये एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग की कैपिटल से नहीं करंट अकाउंट से होती। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल ऐसा यहाँ पे है नहीं, तो हम एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बीस का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। बस इतना ही करना है बेटा, और लो हो गया। और कितने का आ रहा था फायदा नुकसान हमारा? 4000 का। तो ए से ले लिया, बी को दे दिया। ठीक है, ए से लेकर बी को दे दिया। क्योंकि ये पार्टनर टू पार्टनर है इसलिए कैपिटल के थ्रू हमने ये ट्रांजेक्शन एंट्री पास करी। तो नरेशन क्या होगा? बीइंग जनरल रिजर्व, जो हमारा जनरल रिजर्व था हमने उसको एडजस्ट कर दिया है इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बोलो, बात समझ में आ गई? और ये बात भी हमारी खत्म हो गई। अब आगे देखते हैं और किसकी एंट्री है। देखो, वर्किंग नोट्स की तो कोई एंट्री नहीं होती, इसको तो छोड़ दो आप। हमने इसकी एंट्री कर दी है और यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग क्लोजिंग की नहीं होती है। प्रॉफिट की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके थे तो वो दोबारा नहीं करेंगे। और बस हमारा जो रिजर्व में सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग था वो हमने एडजस्ट कर दिया, उसकी एंट्री पास कर दी। अब आते हैं बैलेंस शीट में। बेटा बैलेंस शीट की कोई एंट्री पास नहीं होती क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं होता बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बस हम अपनी पोजीशन बताते हैं बिजनेस की, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। ओके, तो दैट्स इट। लीजिए, सारी एंट्रीज आपकी हो गई। तो बोलो, क्या क्वेश्चन ये डिफिकल्ट था? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इजी था बेटा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो देखिए, आज के लिए मैं यहीं पे अपनी क्लास ओवर करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, यहाँ से आपको और आइडिया लगेगा कि अगर फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अगर बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना चाहें चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा मेरे बच्चे, और आई होप सो कि मैं सफल हो पाया हूँ आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ बेटा अब आपको नेक्स्ट क्लास में। अगेन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करेंगे। 23rd क्वेश्चन हम करेंगे अब आगे। और अगर आपके किसी भी तरीके की कोई डाउट्स है मेरे बच्चे, तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। स्क्रीन में नीचे मेरा बेटा दिया हुआ नंबर है, वहां पर जाकर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। डेफिनेटली सी बात है बेटा, मैं एज फास्ट पॉसिबल आपकी क्वेरी का आंसर करूंगा। एंड इन लास्ट, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें बेटा जिन बच्चों को अकाउंट्स में एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है। आपके चेहरे पे और उनके चेहरे पे देखकर जो स्माइल मुझे पुनः दिखाई देगी, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से